I am Dr. Alpna Johari, Associate Professor Botany, JDB Government Girls College, Kota. Today the topic is meiosis. जितने भी ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनकी डिप्लॉयड जर्म सेल्स में या फिर थैलोफाइट्स के जाइगोट्स में मियोसिस डिवीज़न होता है। इनके कारण गैमीट्स या थैलोफाइट्स में स्पोर्स डेवलप होते हैं। हायर प्लांट्स जैसे टेरिडोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, इसमें गैमीट बनने के लिए मियोसिस होता है। मियोसिस रिडक्शन डिवीज़न है जिसके कारण क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। ये गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के बाद जेनेटिक वेरिएशंस भी आती हैं। मियोसिस डिवीज़न में क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन तो केवल एक बार ही होता है जबकि डिवीज़न 2 बार होता है। मियोसिस 1 ही एक्चुअल में रिडक्शन डिवीज़न है। रिडक्शन डिवीज़न मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। सेकेंड मियोसिस माइटोसिस की ही तरह होती है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, इसमें भी माइटोसिस की तरह इंटरफेज होती है जिसमें G1, S और G2 फेज होते हैं। G1 या फर्स्ट गैप फेज, इस समय प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होती है ताकि जब डीएनए की सिंथेसिस हो तो ये सब काम आ सकें। एस फेज यानी सिंथेटिक फेज, इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है तो उसके लिए प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी यूज़ किए जाते हैं। जो नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं वो 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ बनते हैं। G2 फेज यहाँ पर बहुत छोटी होती है। मियोसिस में कई बार एब्सेंट भी होती है। मियोसिस की जो सब स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, ये 4 स्टेजेस होती हैं। इसी तरीके से मियोसिस सेकेंड में एक छोटी इंटरफेस के बाद प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। सबसे पहले है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। प्रोफेज 1 ये सबसे लंबी स्टेज है। इसमें कई घंटे तक लग जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, कंडेंसेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनलाइजेशन, काइज़मा फॉर्मेशन, ये सभी प्रोफेज 1 की डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखाई दे रही हैं प्रोफेज 1 की, जिसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम की लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो जाने के कारण क्रोमेटिड्स बनते हैं। एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं और 2 क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स को आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो प्रोफेज 1 की सबसे पहली स्टेज है लेप्टोटीन। इस स्टेज में न्यूक्लियस बहुत अधिक साइज में बड़ा हो जाता है। इसमें क्रोमेटिन थ्रेड लाइक नेटवर्क की फॉर्म में पाई जाती है। थ्रेड लाइक होते हैं, पतले होते हैं। इस स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए जो प्रोटीन होता है उसकी सिंथेसिस भी होती है। क्रोमोसोम्स बिखरे हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टेज है जाइगोटीन। जाइगो मतलब पेयर से मतलब है। होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या मतलब है? एक मेल और एक फीमेल नेचर का जो क्रोमोसोम है वो आपस में पास पास आ जाते हैं। इसको सिनेप्सिस कहते हैं और इस तरीके से बाइवेलेंट्स बनते हैं, पेयर बनता है जिसको बाइवेलेंट कहते हैं। क्रोमोसोम छोटे और मोटे होने लगते हैं। डीएनए का कुछ परसेंटेज 0.3% जो कि एस स्टेज में नहीं बन पाती वो इस समय बनती है। अधिकतर क्रोमोसोम की पेयरिंग के समय सेंट्रोमियर पास आते हैं, लेकिन कभी कभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एंड की तरफ से भी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो अगर सेंट्रोमियर की तरफ से पेयरिंग होती है तो इसे प्रोसेंट्रिक पेयरिंग कहते हैं और अगर एंड्स की तरफ से पेयरिंग होती है तो इसको प्रो टर्मिनल पेयरिंग कहते हैं।
और कई बार रैंडम पेयरिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है पैकेटिंग। ये स्टेज भी लंबी होती है। क्रोमोसोम की पेयरिंग होने के बाद ये और अधिक छोटे और मोटे होने लगते हैं और इनमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है। क्रोमोसोम्स में लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होने के कारण क्रोमेटिड्स बनते हैं। एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड्स बनते हैं। इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय। डीएनए के सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनका में एक्सचेंज होता है, यानी एक से दूसरे में अदला बदली हो जाती है, आदान प्रदान होता है। एक क्रोमेटिड का कुछ पार्ट दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पर और दूसरे क्रोमेटिड का पार्ट फर्स्ट क्रोमेटिड पर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है जीन्स का। क्रॉसिंग ओवर कभी भी एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं होती है, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं होती। ये हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही होती है और इसके कारण ही जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं डॉटर सेल्स में। न्यूक्लियोलस क्लियर दिखाई देता है इस समय। तो इस फेज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसेस वो है क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लो मतलब 2। इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं, सेपरेशन होने लगता है और ये सेंट्रोमियर से शुरू होता है और एंड्स की तरफ जाता है। तो इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स और अधिक मोटे होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं, लेकिन कई प्लेसेस पर वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसको कहते हैं काइज़मेटा। उन पॉइंट्स को कहते हैं काइज़मेटा। और ये दूर दूर होने का प्रोसेस उस तरीके से होता है जैसे जिप को खोलने का काम होता है, उसी तरीके से होता है। तो इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, यानी टर्मिनल एंड की तरफ खुलने लगते हैं। टर्मिनलाइजेशन के कारण दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। काइज़मेटा वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर होता है। धीरे धीरे काइज़मेटा टर्मिनल एंड की तरफ मूव करते जाते हैं और पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि टर्मिनलाइजेशन की पूरी जो प्रोसेस है वो डिप्लोटीन में पूरा नहीं हो पाता है। इसके आगे ये डायकाइनेसिस में पूरा हो पाता है। डिप्लोटीन के एंड में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग डिसअपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट है डायकाइनेसिस। क्रोमोसोम बहुत अधिक मोटे और छोटे हो जाते हैं और पेरिफेरी की तरफ मूव करने लगते हैं। टर्मिनलाइजेशन होता है, इसलिए जो काइज़मेटा है वो टर्मिनल एंड की तरफ दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है तो ये फाइनली साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। यहाँ आपको क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होता है, काइज़मा फॉर्मेशन होता है और बाद में टर्मिनलाइजेशन के बाद ये सेंट्रोमियर से टर्मिनल एंड की तरफ मूव करते हैं और फिर वापस से फ्री हो जाते हैं और इस बीच क्रोमेटिड्स के जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। इसके बाद है मेटाफेज 1। मेटाफेज में क्रोमोसोम बिल्कुल डेंस मोटे दिखाई देते हैं और इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। जैसे माइटोसिस में हमने देखा था, मेटाप्लेट बनती है और उस पर क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। स्पिंडल बनने लगता है। स्पिंडल जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बनता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है मेटाप्लेट पर अरेंज्ड सेल के बिल्कुल सेंटर में मेटाप्लेट बनती है। एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं अलग अलग होने लगते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स तो आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में अलग अलग होने लगते हैं। हालांकि सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े रहते हैं और ये ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं।
तो इस तरीके से दोनों पोल पर हैप्लॉइड क्रोमोसोम का नंबर रह जाता है, आधा रह जाता है। इस फेज में सेंट्रोमियर का डिवीज़न नहीं होता, जबकि माइटोसिस की एनाफेज में इसका डिवीज़न हो जाता है। और इसी कारण से दोनों जो एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अलग नहीं हो पाते और एक ही पोल पर पहुंच जाते हैं कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। नेक्स्ट है टीलोफेज 1। टीलोफेज में जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं वो पूरी तरीके से पोल्स पर पहुंच जाते हैं। ये वापस से डीकंडेंस होना शुरू कर देते हैं, पतले होने लगते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से दिखाई देने लगती हैं, रीअपीयर होने लगती हैं। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस यानी डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती हैं। प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, जबकि एनिमल सेल में फरोइंग के द्वारा होता है। ये मैंने आपको माइटोसिस पढ़ाते समय बताया था कि किस तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है। इसके बाद इंटरफेज सेकंड भी आती है, यानी टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस के बाद एक छोटी फेज आती है, उसको इंटरफेज 2 कहते हैं। इस समय डीएनए की सिंथेसिस तो नहीं होती, लेकिन कुछ प्रोटीन्स और आरएनए की सिंथेसिस हो सकती है। इसके बाद शुरू होती है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड की जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रोफेज सेकंड। तो मियोसिस 1 जो एक्चुअल रिडक्शन डिवीज़न था उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, लेकिन मियोसिस 2 वो बिल्कुल माइटोसिस के समान ही है, यानी जो नंबर क्रोमोसोम का होगा उतना ही डॉटर सेल्स का होगा। अब इसमें प्रोफेज सेकंड आप देख रहे हैं। प्रोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होने लगता है, क्रोमोसोम्स छोटे और मोटे होने लगते हैं वापस से, और साथ ही धीरे धीरे स्पिंडल फॉर्मेशन होने शुरू हो जाता है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। मेटाफेज 2 में जो स्पिंडल के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, और जो सेंट्रोमियर है वो लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स के बारे में मैंने आपको माइटोसिस के समय बताया था कि 3 तरीके के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। कंटिन्यूस फाइबर जो कि एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर जो पोल से सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं, और तीसरे इंटरजोनल फाइबर्स जो 2 क्रोमोसोम्स के बीच में होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। इसके बाद आती है एनाफेज 2। एनाफेज 2 के आने तक सेंट्रोमियर का डिवीज़न हो जाता है और दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोमल फाइबर्स उनको पोल्स की तरफ खींचने लगते हैं, यानी क्रोमेटिड्स का मूवमेंट पोल्स की तरफ होने लगता है। लास्ट है टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम का सेट है अपने अपने पोल्स पर पहुंच जाता है, और इस तरीके से 4 नए न्यूक्लियाई बनते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती हैं, वापस से बननी शुरू हो जाती हैं। क्रोमोसोम वापस से लंबे और पतले होने लग जाते हैं। हर एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ दिखाई देता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। टीलोफेज सेकंड के एंड में वापस से साइटोकाइनेसिस होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, और इसके कारण से 4 जो न्यूक्लियाई हैं 4 सेल्स में, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रह जाता है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है मियोसिस का? तो सबसे पहला, इट मेंटेन्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण को मेंटेन करने के लिए मियोसिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसा कि हमें मालूम है किसी भी और इंडिविजुअल में 2 जनरेशन होती हैं, हैप्लॉइड जनरेशन और डिप्लॉइड जनरेशन, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन।
स्पोरोफिटिक जिसमें स्पोर्स बनते हैं और गैमीटोफिटिक जिसमें गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट्स के फ्यूज़न के बाद किसी भी स्पीशीज़ में क्रोमोसोम का नंबर वापस से डिप्लॉयड हो जाता है। तो मियोसिस के कारण हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। इस कारण से ही वो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। किसी भी प्लांट में या एनिमल में मियोसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वापस से डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है, यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन आती रहती है। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर होता है तो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, यानी प्लांट्स में या एनिमल्स में डॉटर सेल्स में वेरिएशंस आ सकती हैं इसके कारण, और इसी कारण से नई स्पीशीज़ डेवलप होती हैं। थैंक यू।